विज्ञान के 5 लेक्चर को कंप्लीट किया, विज्ञान के 1 लेक्चर को कंप्लीट किया एंड फाइनली बच्चों का मैसेज ये भी था कि हमारा पहला पेपर तो हिंदी का है, तो प्रयास कीजिए कि हिंदी के कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दीजिए। प्रयास मुझे करना नहीं है, मैं पूरे के पूरे बुक को कवर करूंगा, टेंशन की कोई बात नहीं है। तो चलिए आज इस वीडियो के अंतर्गत हम हिंदी के उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। इतना ही नहीं, आपके सामने सबसे पहले हम ब्लूप्रिंट को समझेंगे, फिर उसके बाद पढ़ाई करेंगे ताकि एग्जाम में बेहतर स्कोर गेन कर सकें। देखिए यहाँ पर पूरा का पूरा इस सीरीज को मैं कवर करूंगा परीक्षा अध्ययन से। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो परीक्षा अध्ययन से ही देखने को मिलेगा। अगर आपके पास परीक्षा बोर्ड है तो टेंशन की कोई बात नहीं है, आपको क्वेश्चन से मतलब होना चाहिए, आंसर तो आपको अपने शब्दों में ही लिखना है जो मैं यहाँ पर समझाऊंगा। तो फिर देर किस चीज की, चलिए वीडियो को फटाफट स्टार्ट करते हैं। लेकिन जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ तो सबसे पहले हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट, और आपको अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट ही पढ़ाई करनी है ताकि तुम एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स गेन कर सको। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले यदि मैं टोटल बात करूं आपके विषय वस्तु के, तो टोटल यहाँ से 17 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ से स्टार्ट होता है हमारा काव्य खंड। सबसे पहले अध्याय में आपको हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास के बारे में प्रश्न देखने को मिलेगा। यहाँ से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, केवल 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और 1 नंबर का एक प्रश्न आएगा, इतने में ही ये कंप्लीट हो जाएगा। वो क्वेश्चन कौन कौन से सबसे पहले आप देख लीजिए। आपको सिंपल सा और आसान भाषा में पता होना चाहिए कि हिंदी पद्य साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया है और इन कालखंड की समय सीमा क्या है। ये आपके अभी प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, यही आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो सबसे पहला होता है आदिकाल, फिर भक्तिकाल, फिर रीतिकाल और आधुनिक काल, और ये इनका टाइम पीरियड जरूर याद कर लेना, ठीक है। ज्यादा नहीं, सब में 2-2 साल का अंतर होगा, बस 200 साल का अंतर होगा, बाकी ज्यादा अंतर कुछ नहीं होगा। चलिए, तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न जो एग्जाम में देखने को मिलेगा। एक नेक्स्ट क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होता है, वो प्रश्न क्या है, रीतिकाल को श्रृंगार काल नाम क्यों दिया गया। तो यार सिंपल सा, रीतिकाल में जितनी भी रचनाएं होती थी वो श्रृंगार प्रधान रचना होती थी। अब श्रृंगार भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है संयोग, दूसरा होता है वियोग। मतलब रीतिकाल में जितनी भी रचना होती थी वो श्रृंगार प्रधान होती थी, इसलिए रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा गया है। बस इतना आपको ध्यान रखना है। बाकी यहाँ पर क्या लिखा है आप पढ़ते रहिएगा, मैं आसान भाषा में आपको समझा दिया हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन, रीतिकाल की 2 प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करो। सबसे पहले आपको पता है कि रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा जाता है, तो पहली विशेषता ये होगी कि रीतिकाल में जितनी भी वर्णन होती थी सभी श्रृंगार प्रधान वर्णन होती थी। ये पहला बिंदु हो गया जो कि आपने ऊपर देखा। एंड दूसरा बिंदु आपको लिखना है कि इस काल में लक्षण ग्रंथ की रचना हुई है, मतलब लक्षण के आधार पर ग्रंथों की रचना हुई है। ये 2 पॉइंट आप याद रखना, 2 नंबर के हिसाब से सफिशिएंट है, 2 नंबर के हिसाब से हमें 2 पॉइंट ही लिखना है। बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा, आप इन्हें बेझिझक स्किप कर सकते हैं। हमेशा ज्यादातर यही प्रश्न पूछता है रीतिकाल से। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा नई कविता से, ठीक है। और ये रहा नई कविता वाले क्वेश्चंस, देख लो। नई कविता की प्रमुख विशेषता को संक्षिप्त में लिखिए, 2 नंबर का पूछाएगा, आपको केवल 3 पॉइंट यहाँ पर देखना है। सबसे पहले नई कविता का मतलब होता क्या, तुम क्या समझते हो बताओ। नई कविता मतलब यही ना कि आधुनिक की कविताएं, राइट ना, यही समझते हो ना, यही समझते हो, तो यही है भाई। जो नई कविता होती थी तो इसमें शब्दों का प्रयोग नवीनतम होते थे, है ना। जो आजकल नवीनतम शब्द प्रचलित है, जैसे तुम देखोगे सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट वर्ड जो है वो तुम बहुत कम सुने रहोगे इसके पहले। लेकिन जब ये रील्स वायरल हुआ तो तुमने नई शब्दों को सीखा ना। एलिगेंट मतलब होता क्या है, एलिगेंट मतलब होता है सबसे अलग, है ना। इसके पहले हम लोग एलिगेंट वर्ड का यूज नहीं करते थे, तो लेकिन अब होने लगा सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट। ठीक वैसे ही है कि नई कविता में जितनी भी रचनाएं होती थी तो नए शब्दों का प्रयोग किया जाता था, ठीक। तो ये लिखा है प्रयोगों में नवीनता, ये हो गया आपका पहला बिंदु,
ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर जितनी भी कविताएं होती थी वो सभी नए बिंब की खोज के आधार पर होती थी। अब बोलोगे सर ये कैसा है? अरे सिंपल सा, नई कविता है तो जब कोई चीज नया चीज खोजेंगे उसी के ऊपर लिखेंगे ना। आजकल तुम फिल्मी गाने देखते हो, आजकल एक वर्ड चला रैप सॉन्ग। अब रैप क्या होता है? रैप मतलब होता है सिंपल सा गाने को ऐसी तैसी करना, तोड़ मड़ोड़ करके और हमारे सामने प्रेजेंट करना, वही रैप है और वो ट्रेंडिंग में है। आजकल कोई भी रैप गाता है, कैसे भी रैप गाता है, समझ रहे हो? तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। एंड तीसरा बिंदु याद रखना, इसमें लघु मानववाद की प्रतिष्ठा थी। ठीक, बस ये 3 बिंदु आप याद रखना, आपका काम हो जाएगा। इतना ही हमारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी 1 नंबर के 1 क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे आपके टेलीग्राम चैनल पर। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और जाइए जा करके टेलीग्राम पर जरूर जुड़िए। इतना ही नहीं, टॉपर सीरीज 2024 का मुख्य उद्देश्य आपको वार्षिक परीक्षा में टॉप कराना है। एमपी के जो टॉप 10 स्टूडेंट होते हैं उनमें आपका नाम लेकर के आना है, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। एंड डेफिनेटली मिडिल एजुकेशन से कोई ना कोई स्टूडेंट का नाम आएगा ही आएगा, पक्का है वादा। चलिए आगे देख लेते हैं। अब यहाँ सर काव्यखंड से कुछ और क्वेश्चन आंसर को जो कि पद्यांश से संबंधित पूछा जाएगा। तो कुछ क्वेश्चंस को मैं टिक करूंगा, उसे आपको पढ़ना है। पहला नंबर आप में आएगा कि ऊधा तुम हो अति बड़ी भागिन। ये इसे अच्छे से पढ़ लेना, इसका संदर्भ प्रसंग अर्थ ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा। मैं इसका दिखा देता हूँ, ये रहा इसका संदर्भ प्रसंग और अर्थ। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। अब बेटा देखो, संदर्भ में क्या लिखा जाता है, प्रसंग में क्या लिखा जाता है और भावार्थ मतलब अर्थ में क्या लिखा जाता है। हो सकता है कि जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊं वो तो तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिल सकता है। बहुत ही ज्यादा चांस है, लगभग 90% चांस है कि जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊं तुम्हारे एग्जाम में आएगा। लेकिन 10% एक्सेप्शनल हो सकते हैं। हो सकता है जो क्वेश्चन मैं बताऊं वो ना आकर के इतर आ जाए। तो आप समझ लीजिए कि आखिरकार अगर ऐसा प्रश्न आता है तो हमें संदर्भ प्रसंग और अर्थ कैसे लिखना है। संदर्भ लिखने का बेहतर तरीका होता है कि सिंपल सा आप पाठ के पद्यांश को पढ़िए और पद्यांश को पढ़ने के बाद ये किस पाठ से लिया गया है और इसके रचनाकार का नाम क्या है, बस इतना पता होना चाहिए। यही तो आपका संदर्भ कहलाता है। जैसे देखो, यह पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के पद पाठ से लिया गया जिसके कवि सूरदास हैं। देखो पाठ का नाम लिख दिया इसने, पद, एक सेकंड में सब इरेज करता हूं ताकि तुमको बेहद आसान भाषा में समझ आए। देखो पद पाठ से लिया गया है और इसके रचना कवि कौन है? तुलसीदास जी हैं। ये आपका पद्यांश कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, संदर्भ में क्या कहता है। तो संदर्भ में बेटा जो आपका भावार्थ होता है, मतलब जो अर्थ होता है, तो अर्थ का एक निचोड़, एक सारांश जो तुमको पूरे अर्थ में लिखा हो उसको तुम 1 या 2 लाइन में क्या कहोगे, वही आपका प्रसंग कहलाता है। ठीक है, मतलब अर्थ में तुम क्या बताना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो, उसको 1-2 लाइन में लिख करके प्रेजेंट करो, ये आपका प्रसंग कहलाता है। जहाँ पे जैसे यहाँ पर लिखा है, कृष्ण के द्वारा भेजे गए उद्धव से गोपी कहती है कि तुम तो बहुत भाग्यवान हो जो कृष्ण जी के पास रहकर भी उनके प्रेम में बांध ना पाए हो, है ना। अब भावार्थ में क्या लिखना है बेटा? भावार्थ में सिंपल सा जो आपको ये वाक्य पढ़ने पे, ये जो वाक्य देख रहे हो ना, जो आपको ये वाक्य पढ़ने पर और इनका अर्थ आपको आपके दिमाग में समझ आए, वही उसका भावार्थ कहलाता है। बस 3 चीज लिखना है। ये काव्य सौंदर्य ये आपको परीक्षा में नहीं लिखना है, बस इतना लिख के कंप्लीट करना है। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूं संदर्भ कैसे लिखते हैं, प्रसंग कैसे लिखते हैं, अर्थ कैसे लिखते हैं, ये चीज समझ में आया होगा। और अगर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है, बाहर से भी आता है, उसे तुम छोड़ के मत आना, वरना तुम टॉपर बनने में कहीं ना कहीं पीछे रह जाओगे। तो इस प्रकार से ये पहला प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में आएगा। बाकी स्किप करिए, कोई क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएंगे। नेक्स्ट जितने भी बनेंगे मैं यहाँ पर टिक कराते जाऊंगा। ठीक है, हाँ, यहाँ से आपको देखना है अध्याय 4 आपका उत्साह अटक नहीं रही है। यहाँ से बादल गरजो वाला आपके एग्जाम में आएगा। इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। ठीक, तो ये आपको एक क्वेश्चन यहाँ से प्रिपेयर करना है। बाकी यहाँ से आपको एक देखना है, एक दंतुरित मुस्कान फसल, यहाँ से पहला वाला आपको देखना है। ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। इसके लेखक नागार्जुन है। ठीक, इतना लिख के आपको कंप्लीट करना है। बाकी यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। आगे अब आ गया हमारा अध्याय 3। अध्याय 3 में प्रश्न उत्तरी आपको देखने को मिलेगा। आइए फिर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे। हमारा पहला नंबर कहता है, गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या विघ्न निहित नहीं पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे क्वेश्चंस को स्किप कीजिए। जितने भी बनेंगे मैं कवर करूंगा। हाँ,
ये प्रश्न आएगा, उद्धव के व्यवहार की तुलना किन किन से की गई है। ठीक है, तो गोपी ने उद्धव के व्यवहार की तुलना कमल के पत्ते व तेल में गागर से की है। ठीक, तेल की गागर से की है। और यहाँ पर जैसे कमल के पत्ते पानी में तथा तेल का गागर तेल में डूबते रहते हैं किंतु उन पर पानी की बूंद भी नहीं टिक पाती, वैसे ही उद्धव ने श्री कृष्ण के प्रेम से अछूता रहा, ऐसा वर्णन किया है। ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। एक आपको देखना है 7वां नंबर, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म कैसा था, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा, तो ये 2 क्वेश्चंस को टिक कर लो। ठीक है, क्वेश्चन आंसर तो वैसे मैं उम्मीद करता हूँ आपको रटा ही होगा, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ। नेक्स्ट देखते हैं अध्याय नंबर 2, राम लक्ष्मण परस्पर संवाद से। यहाँ पर पहला नंबर क्वेश्चन आपको रटना है अच्छे से। ठीक है, इसको टिक कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको तीसरा नंबर अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ठीक, लेकिन जिन क्वेश्चंस को मैं टिक करा दूं उसको छोड़ के मत जाना, वरना रोना पड़ेगा तुमको परीक्षा के दिन, इस बात को तुम ध्यान रखना। ठीक, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। यहाँ से आपको देखना है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहते थे, ये 2023 से पूछा गया था, ये आपकी परीक्षा में आएगा। आत्मकथा को सुनने के संदर्भ में अभी समय नहीं है, ऐसा कवि ने क्यों कहा, ये तुम्हारी परीक्षा में नहीं आएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, यहाँ से आप छोड़ दीजिए, कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे आपके एग्जाम में। आगे बढ़ते हैं अध्याय 4, उत्साह अटक नहीं रही। यहाँ से देखते हैं कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। पहला नंबर जो है वो तुम्हारे परीक्षा में नहीं आएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, हाँ ये देखो 2023 से पूछा गया था, कविता में शीर्ष उत्साह क्यों रखा गया है, ये तुम्हारे परीक्षा में आएगा और यहाँ पर आपको रेडी करना है। तीसरा नंबर, कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है, एंड इस बार यही प्रश्न आ रहा है, इस बार यही प्रश्न आ रहा है, ध्यान सुन लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इस बार यही प्रश्न आ रहा है, देख लेना तुम पेपर के दिन मिला लेना, इस बार ये प्रश्न आ रहा है, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। आगे बढ़ते हैं, अटक नहीं रही, यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से कोई नहीं आ रहा। ठीक है, स्किप करो। यह दंतुरित मुस्कान, यहाँ से भी कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, यहाँ से कोई ऐसे खास क्वेश्चन नहीं जो तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिले। ठीक है, फसल वाले चैप्टर से यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, बस ऊपर के कुछ चैप्टर थे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट देते हैं 6वां नंबर जो है संगतकार, यहाँ से कौन सा, यहाँ से पहला नंबर आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक, ये तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको दूसरा नंबर अच्छे से प्रिपेयर करना है, ये तुम्हारी परीक्षा में देखने को मिलेगा। 2 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो गए, बाकी यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दीजिए। अब हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस स्टार्ट होते हैं। 1 नंबर के बहुविकल्पी में आपको पहला प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप इसका फोटो क्लिक कर सकते हैं, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। चलिए, बाकी यहाँ से और भी कुछ क्वेश्चंस आएंगे, वो सब मैं आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड कराऊंगा। गॉट इट। बाकी आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट बिंदु हमारा कह रहा है अध्याय नंबर 4, जहाँ से कवि और साहित्यिक परिचय देखने को मिलेगा। तो आइए कवि परिचय के क्वेश्चंस को मैं टिक करा देता हूँ। सबसे पहले आपको सूरदास जी को अच्छे से पढ़ना है। सूरदास पिछले 5 सालों से लगातार रिपीट हो रहे थे, लेकिन कोविड के टाइम पर इनको पूछना बंद कर दिया था, एंड फाइनली इस बार आपके एग्जाम में आएगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया था। सूरदास इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन। एंड सेकंड में आपको तुलसीदास अच्छे से प्रिपेयर करना है। ठीक है, सूर्य हो गया, तुलसी हो गया। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जयशंकर प्रसाद आपको अच्छे से देखना है, ये हो गया तीसरा बिंदु। आपको इन सब का अलग अलग से वीडियो आएगा, टेंशन मत लो। ठीक है, बाकी यहाँ से नागार्जुन को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये 4 हो गए। ठीक, बस भाई छोड़ दो, बस 4 आपको प्रिपेयर करना है। आप 4 भी नहीं कर पाएंगे तो फिर भाई गलत बात है। कौन कौन से, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जयशंकर प्रसाद और आपको नागार्जुन। मैंने 4 बिंदु को टिक कराया, एंड 4 में से डेफिनेटली 2 आएगा, देखना 2 आएगा, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अब ये नहीं पता ऊपर नीचे कौन सा आ रहा है, ये एग्जाम के दिन ही मैं बता पाऊंगा। ठीक है, एग्जाम के एक दिन पहले कि कौन कौन सा 100% आ रहा है। लेकिन अभी तो फिलहाल आप 4 अच्छे से प्रिपेयर करो। एग्जाम के जब एक दिन पहले मैं 100% सही बताऊंगा, उसको तुम एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेना, बस इतना तो काम तो कर ही सकते हो। बाकी यहाँ से 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन रहे हैं सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे टेलीग्राम पर। ओके स्टूडेंट्स, अब आ गया हमारा अध्याय नंबर 5। यहाँ पर लिखा है गद्य की विधा का परिचय, इसको हम कवर करेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो एजुकेशन ऐसे ही कंटेंट लेकर के आता है, एंड डेफिनेटली जिस प्रकार से तुमने त्रैमासिक और अर्धवार्षिक इतने नहीं प्री बोर्ड में अच्छे नंबर से पास हुए हो, डेफिनेटली वार्षिक में टॉप करोगे, पक्का है वादा। मैं वीडियो गेन करता हूँ एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय।